लास्ट लेक्चर में हम आपको एंड्रोसियम बता रहे थे, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टामेन, और उस ग्रुप ऑफ स्टामेन में दो पार्ट, ग्रुप ऑफ स्टामेन को हमने एंड्रोसियम कहा था, जो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ था। एक का नाम एंथर था, दूसरे का नाम फिलामेंट था। हमने देखा था कि फिलामेंट में दो एंड होते हैं, उसमें से एक एंड को प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, दूसरे एंड को डिस्टल एंड कहते हैं। और ये प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल सेंस जो है ना, ये हमने डिफाइन किया था कि प्रॉक्सिमल एंड जो है फ्लावर के बेस के साइड होंगे और डिस्टल एंड्स एंथर से जुड़े हुए हिस्से होते हैं। एंथर से जो जुड़ा हुआ हिस्सा ये जो डिस्टल एंड है, इसके आधार पर हमने एंथर को कई भाग में बांटा था, जो हम लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाए थे। आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को देखेंगे, और एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को देखने के लिए उसकी कटिंग सेक्शन देखनी पड़ेगी, टीएस देखनी पड़ेगी। तो चलिए आज हम जो है एक एंथर का टीएस देखते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। एक टीएस ऑफ एंथर, ये हमारा स्टामेन था बाबू, ये हमारा स्टामेन था। इसका जब आप कटिंग सेक्शन देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। ये ना एक लोब है, फर्स्ट लोब, और ये है सेकेंड लोब। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एंथर की जो डायथिकस है, जो डायथिकस है, और है ना क्या है, बायलोब्ड है। डायथिकस से बायलोब्ड है। ओके बाबू, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि जनरली जितने भी मैक्सिमम ये होते हैं एंथर होते हैं वो बायलोब्ड होते हैं। ठीक, इस बायलोब्ड संरचना जो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, वो इस प्रकार से कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू से जुड़े होंगे, जिसको हम कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो स्टेराइल इन नेचर होता है, याद रखिएगा, इसका कोई रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में। स्टेराइल इन नेचर, इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इस बायलोब स्ट्रक्चर में एक लोब दो ना इस प्रकार से दो सर्कुलर स्ट्रक्चर को कंटेन रखता है। तो एक लोब दो सर्कुलर स्ट्रक्चर को कंटेन किया, यानी दो लोब मिलकर कुल 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर को कंटेन करता है। ये 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से कुछ ड्रॉप कर रहे हैं। ये 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ जो प्रेजेंट हैं ना, यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अब इस वॉल से, इस बाहरी दीवार से, बाहरी लेयर से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम एंथर वॉल के नाम से जानेंगे। इसको क्या कहते हैं, एंथर वॉल कहते हैं। एक्चुअली में एक एंथर वॉल 4 तरह के लेयर से मिलकर बना होता है, 4 तरह के लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वो 4 तरह के लेयर हम अच्छे से यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके बाबू, ठीक है। एक एंथर का जो सबसे बाहरी दीवार है, जो सबसे बाहरी वॉल है, उसका निर्माण सिंगल लेयर सेल के अरेंजमेंट, फ्लैट सेल होंगे, सेल चिपटा होगा, और ये सिंगल लेयर से अरेंज होंगे। तो एक एंथर वॉल का जो सबसे बाहरी लेयर है, उस बाहरी लेयर का निर्माण सिंगल सेल्स के लेयर से हुए हैं, और वो सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी इस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ओके बाबू, एपी का मतलब अपर, डर्म्स का मतलब स्किन, सबसे बाहरी स्किन है जो सिंगल लेयर है और फ्लैट सेल का बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है जो सबसे बाहरी लेयर है उसका नाम आपने एपिडर्मिस रखा। और इस एपिडर्मिस में जो आपके याद रखने वाली बात यह है कि ये सिंगल लेयर्ड है ना, ये सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, दूसरी बात कि इसके सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, सेल्स आर फ्लैट होते हैं। और चूंकि सबसे बाहर पाया जाता है तो ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन भी होता है, तो इसको हम जो है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये बाहरी दीवार है। ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके नीचे है ना, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल इन पोजिशंस, ठीक है, जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस एक और लेयर पाया जाता है, जिसको हम ब्लू इंक से दिखा रहे हैं। एक और लेयर पाया जाता है, ये भी सिंगल लेयर के अरेंजमेंट है, लेकिन ये सिंगल लेयर के अरेंजमेंट की जो सेल है, ये सेल जो होते हैं बाबू, ये रेडियली अरेंज होते हैं। जो याद रखने वाली बात है उसको याद रखना होगा आपको, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो लेयर है, इस लेयर को
हमने जो है इंडोथेशियम नाम रखा, इसको क्या बोलते हैं हम, इंडोथेशियम बोलते हैं। तो एक जो 4 लेयर से बना हुआ है एंथर की वॉल, उनमें से दूसरा लेयर आपको क्या मिला, इंडोथेशियम मिला। ठीक है, इसके बारे में 2-3 बातें ये जानना है कि ये जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वो ये बीनीथ द एपिडर्मिस। ओके, एक बात। दूसरी बात, ये भी है ना, ये भी क्या है, सिंगल लेड है, ऑल्सो सिंगल लेड, ऑल्सो सिंगल लेड। ओके, और दूसरी बात है कि इसके सेल जो होते हैं वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं। वहाँ फ्लैट अरेंजमेंट था, यहाँ कैसा है, रेडियली अरेंज्ड है। तो सेल्स आर रेडियली अरेंज्ड। ओके, रेडियली अरेंज्ड। और एक चौथी बात स्टार मार्क में याद रखिएगा, इसके सेल के बीच केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशंस होता है जिसको हम कैलोस कहते हैं। और ये जो कैलोस है ना, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स को आपस में जोड़ के रखने में यानी क्लस्टर के फॉर्मेशन में मदद करता है। यहाँ आपका थोड़ा सा समझ से बाहर हो रहा होगा कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स किसको कहते हैं। तो बाबू लेटर ऑन जब हम आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस जगह पर माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जब हम पॉलन ग्रेन का निर्माण करने जाएंगे तो वहाँ एक स्टेज आपको समझाएंगे जिसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड्स यानी 4 सेल का फॉर्मेशन होता है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्लस्टर की तरह होते हैं, झुंड की तरह होता है। तो उस 4 सेल को आपस में जोड़े रखने के लिए, टेट्राड का फॉर्मेशन करने के लिए, क्लस्टर बनाने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है, यूज अप होते हैं। तो क्या कहेंगे, इन बिटवीन द सेल्स, इन बिटवीन सेल्स किसका, इंडोथेशियम का, देयर आर कैलोस थिकनिंग, देयर आर कैलोस थिकनिंग। ठीक है बाबू, और ये जो कैलोस थिकनिंग है ये मदद करता है, क्या करे ना, मदद करता है क्या करने के लिए, टेट्रास को क्लस्टर बनाने में, हेल्प्स इन टेट्राड्स फॉर्मेशन, हेल्प्स इन टेट्राड फॉर्मेशन। ओके, ठीक है, ये आपने देखा इंडोथेशियम। अब इस इंडोथेशियम के बाद फिर एक लेयर मिलता है, यानी ऊपर से 3rd लेयर एक और लेयर मिलता है। उस लेयर को हम रेडिंग से दिखा रहे हैं। ये लेयर एक्चुअली में एक सिंगल लेयर का अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ 3 से 4 लेयर आपस में जुड़ते हैं और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। और ये 3 से 4 लेयर का जो ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपस में जो मिलकर इस दीवार का जो निर्माण करता है, इस लेयर का, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हम बात करेंगे 3rd लेयर है ये, और इंडोथेशियम के नीचे पाया जाता है। और इस 3rd लेयर को हम क्या बोलते हैं बाबू, मिडिल लेयर बोलते हैं। इस 3rd लेयर को हम मिडिल लेयर बोलते हैं। ओके, ये जो 3rd लेयर के जो सेल्स हैं ये मैच्योरिटी को गेन करने के बाद फाइब्रस हो जाते हैं, और जब सेल फाइब्रस हो जाए तो वो उस संरचना को, उस स्ट्रक्चर को रिजिड बना देता है। एक्चुअली में इस मिडिल लेयर के जो सेल्स है वो एंथर को डेहिसेंस करने में मदद करता है, स्फुटन में मदद करता है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जस्ट इस पोजीशन में सेल का डिपोजिशन नहीं है, तो यहाँ से इस जगह का तुलना अगर करेंगे तो ये थीन होगा और ये थिक होगा। इसके अलावा ये जो मिडिल लेयर के जो सेल है मैच्योरिटी को गेन करने के बाद ये फाइब्रस होकर इस जगह को क्या कर देता है, रिजिड कर देता है, लेकिन इसका डिपोजिशन इस जगह पर नहीं है ना, जिसके कारण ये रिजिड नहीं हो पाता है। तो मैच्योरिटी को गेन करने के बाद एंथर जब डेहिसेंस करता है तो इसी जगह से ये क्या होता है, फटते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके जो सेल है ये मदद करता है क्या करने के लिए, डेहिसेंस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम 3rd लेयर की चर्चा करते हैं, है ना। इस जगह पर हम 3rd लेयर डाल रहे हैं बाबू फिर। ठीक है, ये 3rd लेयर, और इस 3rd लेयर में हमने नाम क्या दिया, मिडिल लेयर, है ना, मिडिल लेयर। ओके, और इसमें जो याद रखने वाली बात ये होगी कि ये मिडिल लेयर आपका जो है क्या है ना, 3 to 4 लेयर का अरेंजमेंट है।
3 to 4 लेयर का अरेंजमेंट है, ठीक है। सेल्स आर अरेंज्ड, और ये जो सेल है ये हेल्प करता है, क्या करने के लिए हेल्प करता है ना, डेहिशंस पे, हेल्प इन डेहिशंस। और मैच्योरिटी को गेन करने के बाद, आफ्टर गेटिंग द मैच्योरिटी क्या करते हैं बाबू, ये इनके सेल जो है क्या होते हैं, फाइब्रस होते हैं। द सेल्स बिकम्स फाइब्रस, ओके, ठीक है। ये थर्ड लेयर हो गया। अब आते हैं हम चौथा लेयर में और लास्ट लेयर में और सबसे अंदर वाले लेयर में, जिसको हम टैपिटम कहते हैं, टैपिटम लेयर कहते हैं या टैपिटम कहते हैं, ठीक है। ये टैपिटम लेयर या टैपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हमको देखना है, अच्छे से देखना है। ये टैपिटम लेयर के जो सेल्स होते हैं वो पिरामिडल शेप के होते हैं, और यही टैपिटम सेल इस तरह के चेम्बर को बनाने में निर्माण करता है। ये स्ट्रक्चर, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है, इसको बनाने में मदद करता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये जो इस प्रकार के रेडियल अरेंजमेंट, ये जो पिरामिडल शेप्ड सेल होंगे ये इस प्रकार से अरेंज होंगे और इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। देखेंगे बाबू थोड़ा सा फिगर से अच्छे से, है ना, समझ में आएगा, आप अच्छे बच्चे हैं। इस प्रकार से ये जो लेयर है, ये पिरामिडल शेप्ड सेल की जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम टैपिटम कहते हैं, ओके। अब आते हैं हम टैपिटम लेयर के बारे में जानते हैं। ये फोर्थ लेयर है, किसका, एंथर वॉल का, टैपिटम लेयर। सबसे पहली बात, टैपिटम लेयर के जो सेल्स होते हैं वो कैसा होता है, पिरामिडल होते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू, सेल्स आर पिरामिडल, एक बात है ना। और ये जो टैपिटम लेयर के जो सेल हैं, यही आप जो बातें जानने वाली है वो ये है कि टैपिटम लेयर के जो सेल होते हैं इसके पास या तो बहुत बड़ा लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, या नहीं तो ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इसके सेल रिपीटेडली, इनमें जो सेल के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होता है। तो जानने वाली बात होगा ना, आइदर हैविंग लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, या नहीं तो क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, और मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके। अब देखिए टैपिटम सेल्स के और भी जो जानने वाली बातें हैं, है ना, वो क्या है कि इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो थिक होते हैं ना, साइटोप्लाज्म थिक होंगे ना, थिक होंगे। इसके जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है, मतलब इसके सेल डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, जब माइक्रोस्पोर बनता है तो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट देने का काम करता है। तो सेल्स आर न्यूट्रिटिव। इसके अलावा इसकी सेल जो है एक एंजाइम को रिलीज करता है जिसको हम कैलेस कहते हैं, याद रखिएगा, वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोल रहे हैं, नीट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सब। कैलेस कहते हैं, चूँकि इस टर्म को हम एक बार और पढ़े हैं, कैलोस, ठीक है, इस जगह पर कैलोस, जहाँ पर टेट्राड को जोड़े रखने में, यानी कि क्लस्टर का फॉर्मेशन करने में कैलोस का यूज हुआ था। तो उस टेट्राड को जब एक दूसरे से सेपरेट करने की बारी आएगी, यानी अलग अलग माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, तब ये कैलेस एंजाइम वहाँ काम करेंगे और इस टेट्राड के सेल को क्या करेंगे, सेपरेट करेगा। तो कैलेस का सिक्रीशन होगा जो हेल्प करेगा सेपरेशन ऑफ टेट्राड सेल, सेपरेशन ऑफ टेट्राड सेल, ओके बाबू, इसको जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा है ना, और भी एक स्टार मार्क वाली बात जो याद रखने वाली है ना, कि इसके सेल यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करता है, यूबिस बॉडी है ना। ये देखिए क्या होता है ये यूबिस बॉडी, जिसका मेम्ब्रेन चारों तरफ से एक केमिकल सब्सटेंस से घिरे हुए होते हैं, और उस केमिकल सब्सटेंस को हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं,
एक्चुअली में ये स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो पॉलन ग्रेन के एक्जाइल लेयर का निर्माण करने में, फॉर्मेशन करने में मदद करेगा। ओके, और ये स्पोरोपोलिनिन लिविंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसिस्टेंट केमिकल सब्सटेंस है, याद रखिएगा। तो ये ना हाईली रेसिस्टेंट केमिकल सब्सटेंस इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और इसके सेल पॉलन ग्रेन के एक्जाइल लेयर का निर्माण करने में जो है क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा है ना कुछ और भी बातें जो है हम देखेंगे। क्या है कि इसकी जो सेल हैं ट्रिप्टम सेल की, ये पॉलन कीट का फॉर्मेशन करता है। हालांकि पॉलन कीट का फॉर्मेशन सारे पौधे में नहीं होते, कुछ ही पौधे में जो है ऐसा पॉलन कीट पाया जाता है, जैसे कि हिबिस्कस, चाइना रोज। हिबिस्कस एक है एग्जाम्पल आपके सामने, हिबिस्कस, चाइना रोज, ये सब जो है ना क्या है, एग्जाम्पल है जिसमें पॉलन कीट पाया जाता है। तो पॉलन कीट का भी फॉर्मेशन में इसके सेल क्या करते हैं, आपको मदद करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो टेप्टम सेल है इसको दो भाग में हम बांटते हैं, ना दो भाग में हम बांटते हैं। एक को हम ग्लैंडुलर टेप्टम सेल कहते हैं जो सिक्रेटरी इन नेचर का होता है, कोई ना कोई चीज़ को कोई चीज़ को रिलीज करेगा, सिक्रेटरी इन नेचर। और जो है ना दूसरा अमोबॉइडल सेल कहते हैं या अमोबॉइडल टेप्टल सेल कहते हैं, जो प्लाज्मोडियम की तरह व्यवहार करेगा। और इसमें ये जो होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम जो है एक जनरल इंट्रोडक्शंस आपके सामने रखे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का। अब यहाँ याद रखिएगा कि ये जो टेप्टम के सेल हैं जो इस प्रकार से सर्कुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके इस चेम्बर का निर्माण किया है ना, इस चेम्बर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस चेम्बर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ओके बाबू। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इस प्रकार से हाईली कॉम्पैक्ट छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। और इस हाईली कॉम्पैक्ट सेल को हम आर्चेजपोरियल सेल कहेंगे, जो बाद में पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है, ठीक है। इस जगह पर याद रखिएगा कि जब एक एंथर इमैच्योर होता है तो फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और तब जाकर मैच्योरिटी को ये गेन करता है। इमैच्योर एंथर में इस सर्कुलर स्ट्रक्चर जो आपका टेप्टल सेल ने बनाया उसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। लेकिन आफ्टर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी लेटर ऑन स्टेज में इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और उसके अंदर ये सेल पाए जाते हैं जिसको हम आर्चेजपोरियल सेल कहते हैं, ओके बाबा, है ना। थैंक यू। हम जो है ये आपके सामने हर तरह की बातें यहाँ रखा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से हमने सारी बातें रखा। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से सारा फ़ायदा हो सकेगा, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या नीट एग्ज़ाम हो, है ना। थैंक यू।